देश की जनता जनार्दन को देना चाह रहे थे, उनके मन में एक विश्वास जगाना चाह रहे थे। आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं, आपके परिवार की तकदीर जहां संवारी जाती है, उसकी तस्वीर बदल चुकी है। ये जो विश्वास उनको दिलाना चाह रहे थे, वो अब तक की गतिविधियों से सामने आ गया है। इसलिए मुझे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कोविड काल में बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ, लगभग एक साल, मुझे याद है 12 मार्च को मैं दिल्ली में था, किसी को हॉस्पिटल में किसी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने गया हुआ था। अचानक टेलीफोन आया था माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से कि कल यानी 13 मार्च को 11 बजे एक आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, पंचायती राज विभाग के मंत्री और नगर विकास विभाग के मंत्री को उपस्थित होना था। हम सब लोग परेशान थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। और जब वहां पहुंचे तो इस कोविड-19 की महामारी, थोड़ी बहुत चर्चा इसकी दिल्ली में शुरू हुई थी, उसको लेकर चर्चा हुई और निर्णय हुआ कि आज ही से सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और सभी सार्वजनिक समारोह बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस तरह की एक महामारी पूरी दुनिया भर में है। 1 मार्च को जाकर के हमारे स्कूल पूरी तरह से खुल पाए, यानी लगभग 13 मार्च से 1 मार्च यानी 1 वर्ष तक स्कूल बंद रहे। यद्यपि बहुत सारी गतिविधियां हमारे शिक्षकों ने उस दौरान में संचालित, वो स्कूल आते रहे, उन्होंने कायाकल्प की गतिविधियों में हिस्सा लिया है। बच्चों के यूनिफॉर्म उनके घर तक पहुंचे, उनके जूते मोजे, उनका स्वेटर, उनकी किताबें, उनका बैग, वो सब स्कूल बंद था। तभी हमारे शिक्षकों ने उनके अभिभावकों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, ये सब अकल्पनीय लगता है कहते हुए, लेकिन ये सच है कि स्कूल बंद थे, लेकिन जितने दिनों तक स्कूल बंद थे, हर दिन अगर मिड डे मील बनता तो जितना ग्राम अनाज एक बच्चे के भोजन पर खर्च होता, उसका हिसाब लगाकर उतने दिनों का अनाज अभिभावकों के माध्यम से उनके घर पहुंचाया हमने। और भोजन पकाने का जो खर्चा होता है, जिसको हम भोजन दाल कहते हैं, वह भी अभिभावकों के खाते में भेजा। तो स्कूल बंद था, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारे विभाग की बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी। और उसी का परिणाम यह है कि जब स्कूल खुला है तो कोई ये स्थिति नहीं है कि दरवाजे बंद हो, स्कूलों में जाले लगे हों, घास उगाई हो, गंदगी हो, अभी उसकी सफाई करें तब चले। हमारे अधिकारियों ने और उसमें सब शामिल है, मुझे छोड़कर बाकी सब शामिल है, क्योंकि मैं तो केवल परामर्श देता हूं या निर्देश देता हूं, लेकिन वास्तव में काम विभाग के अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी करते हैं और उनका सहयोग करते हैं हमारे छात्र छात्राएं और अभिभावक। इसलिए ये जो परिस्थितियां बनी इस लॉकडाउन में भी, जो हम अपने स्कूल को रेडी टू मोड में रख पाए कि जब भी स्कूल खोलेगा हम इसके लिए तैयार रहेंगे, इसके लिए मैं अपनी अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी, अपने महानिदेशक विजय किरण आनंद जी, अपने निदेशक डॉक्टर सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह जी, अपने सभी हमारे जितने उप निदेशक स्तर के अधिकारी हैं, विभिन्न मुख्यालयों के जो विभागाध्यक्ष हैं, हमारे जितने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक हैं, जितने बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं और लाखों शिक्षक हमारे प्रदेश के, चाहे वो विभागीय शिक्षक, शिक्षा निदेशक हैं, मैं उन सबको, क्योंकि आज ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है, प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों को ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस लॉकडाउन के समय में भी, इस महामारी के समय में भी, जैसे हम अपने घर को सजा संभाल कर रखते हैं, उसी तरह से अपने स्कूलों को और अपने बच्चों को सहेज कर आपने रखा है। इसके लिए आज इस प्रेरणा दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। आज का ये कार्यक्रम आप ये मत समझिएगा कि केवल गोसाईगंज में हो रहा है। आज का ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में
हर ब्लॉक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई सांसद, विधायक, अधिकारी वहां पर उपस्थित होंगे और इसी तरह का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में हमारे लखनऊ के गोसाईगंज ब्लॉक के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे निदेशक बेसिक शिक्षा और एक ऐसे अधिकारी जो केवल प्रशासनिक ही नहीं, अकादमिक क्षमता से भी भरपूर हैं। जब वो आपके बीच कुछ बोलते हैं तो आपको कई बार लगता होगा कि आपका कोई टीचर आपको कुछ सिखा रहा है। वो हमारे ऐसे निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र बहादुर सिंह जी, हमारे उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार, जिनके सौजन्य से ये व्यवस्था यहाँ हमको मिली है, बहुत ही उत्कृष्ट संस्थान का संचालन कर रहे हैं। ऐसे हमारे शरद सिंह जी, मंडलीय सहायक निदेशक लखनऊ PM सिंह जी, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार, यहाँ के हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जिनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए अभी हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। हमारे विशेषज्ञ के रूप में यहाँ उपस्थित आनंद कुमार पांडे, अन्य सभी अधिकारीगण, सभी हमारे सम्मानित शिक्षकगण, सभी प्रेरक शिक्षकगण, सभी प्रेरक छात्र छात्राएं और उनके प्रेरक अभिभावक तथा यहाँ उपस्थित अन्य सभी अभिभावकगण को मैं आज के इस अवसर को की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं प्रायः जब अपने विभाग के किसी कार्यक्रम में होता हूँ तो अंदर से मेरा शिक्षक मन जाग उठता है। इसलिए मैं भी बड़ी लंबी लंबी बातें करता हूँ। आज कार्यक्रम लंबा हो गया है इसलिए लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं उन प्यारे बच्चों को। अभी शरद जी कह रहे थे कि जो कुछ इस मंच पर दिख रहा है, बच्चे जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी जो प्रतिभा सामने आ रही है, स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगे हुए हैं, लग रहे हैं, और जो प्रेजेंटेशन वीडियोस के माध्यम से दिख रहा है, ये कल्पना 2 साल 3 साल पहले ना तो उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति कर सकता था अपने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बारे में, और ना ही कोई बाहर वाला व्यक्ति कर सकता था। ये अद्भुत है, ऐतिहासिक है और निश्चित रूप से आपका इसके लिए बधाई देता। मुझे बहुत कम समय मिला आपके साथ काम करने का। मैं तो अगस्त 19 के अंतिम सप्ताह में आपके विभाग में आया। सितंबर से विभाग की गतिविधियों में इन्वॉल्व हुआ गंभीरता से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना ही काम करने का समय मिला। उसके बाद कोविड-19 का लॉकडाउन हो गया। हम लोग उस बीच भी काम कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी बीच उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हमारे शिक्षकों ने, और जब मैं शिक्षक कहता हूं तो मैं अलग नहीं करता, उसमें हमारे स्थायी शिक्षक, हमारे शिक्षा मित्र, हमारे अनुदेशक सब शामिल है। ऐतिहासिक काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी के कोविड केयर फंड में 76 करोड़ रुपए का पैसा। हमारी एक अपील पर सबने अपने एक दिन का वेतन उस संकट के समय में सरकार को उपलब्ध कराया, इन्हीं बच्चों के अभिभावकों की मदद करने के, जिनको भोजन का संकट था, जिनको किसी और तरह की समस्या थी। हमारी योगी सरकार इस पूरे लॉकडाउन के दौरान संकल्प करके बैठी थी कि किसी भी व्यक्ति को भोजन का संकट आने नहीं देंगे, किसी की जीविका पर कोई संकट नहीं होगा, किसी को इलाज के अभाव में मरने नहीं देंगे। उसमें बड़ा योगदान हमारे विभाग ने दिया, और केवल धन देकर नहीं किया। जब लोग डर रहे थे घरों से निकलने से, तब हमारे शिक्षक, शिक्षिकाएं, महिलाएं, बड़ी संख्या में हमारे टीचर्स महिलाएं, इन सब ने घर घर जा करके कौन व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, किसको आइसोलेशन में रखने की जरूरत है, किसको क्वारंटीन सेंटर में भेजना चाहिए, और बाहर से जब 40 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, चंडीगढ़ जैसे शहरों से वापस लौट रहे थे, तो अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने गांव में बैठ करके उनकी स्किल मैपिंग करना, उनकी सूची बनाना, उनका नाम, पता, फोन नंबर लिखना,
उनमें से कौन किस काम को करने लायक है, उसमें पूरी तरह से सरकार का सहयोग करने का काम भी हमारे अधिकारियों ने, हमारे शिक्षकों ने किया। कई लोगों को उस समय नाराजगी भी होती। हमारे बहुत सारे शिक्षक, विशेषकर शिक्षिकाएं मुझे टेलीफोन करते, आपने स्कूल खोल दिया है 1 जुलाई को, हम इतनी दूर से आते जाते हैं, पब्लिक कन्वेयंस लेकर जाते हैं, आने जाने में हमको कोरोना का संक्रमण हो गया तो क्या होगा, हमारा छोटा बच्चा है, हम उसको कैसे लेकर जाएं, कहां छोड़कर जाएं, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तो हमारी क्या जरूरत है, आपको क्यों भेजा जा रहा है। अन्य विभाग के किसी मंत्री को उसके इस स्तर का कोई अधिकारी, जिस स्तर पर हमारा शिक्षक है, तो अपर मुख्य सचिव, फिर विशेष सचिव, फिर डीजी, फिर डायरेक्टर, फिर डीडीआर, फिर एडी, फिर पीएसए, फिर खंड शिक्षा अधिकारी, उसके बाद में शिक्षक का नंबर आता है। किसी और मंत्रालय में कोई मंत्री सोच भी नहीं सकता है कि उस लेवल पर कोई अधिकारी उसे फोन करे, और फोन करने के बाद इतनी लड़ाई करेगा, ये तो कल्पना से परे है। लेकिन मैं इस तरह के टेलीफोन मेरे पास रोज आते थे। कभी कभी हो सकता है कोई अप्रिय संवाद हो गया, क्योंकि मुझे भी कभी कभी इरिटेशन होता था कि मैं एक ही प्रश्न का कितने लाख लोगों को उत्तर, फिर उलाहना भी मिलता था व्हाट्सएप पर, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप कुछ कहते क्यों नहीं। तो मैं भी झुंझलाकर कभी कभी पूछता था किसी से, आप बताओ मैं क्या लाखों शिक्षकों से फोन पर बात कर सकता हूं या उनसे व्हाट्सएप पर चैट कर सकता हूं। और ये संख्या इसी बीच शिक्षक भर्ती का प्रकरण, 4,10,000 लोगों ने परीक्षा दी थी, वो रोज पूछते थे व्हाट्सएप करके, फोन करके, हमारा रिजल्ट कब आएगा। जवाब होता था कि अभी कोर्ट में है मामला। जब कोर्ट का फैसला आ गया, तो आज फैसला आया, शाम को ही पूछना शुरू हो गया, अब तो निर्णय आ गया, आप कब जारी करेंगे, रिजल्ट जारी कर दिया 1 सप्ताह बाद, तो काउंसलिंग कब करेंगे, काउंसलिंग हो गई तो नियुक्ति पत्र कब देंगे। ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है इस कोविड काल में, जब दुनिया भर में नौकरियां जा रही थी। हमारा एक मित्र है, हम लोग साथ पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, मैथ ग्रुप के स्टूडेंट थे हम लोग। वो अमेरिका में बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। एक डिज्नीलैंड का नाम आप सब लोगों ने सुना है। डिज्नीलैंड का जो प्रोजेक्ट है, वो कंपनी 100 साल बाद की दुनिया कैसी होगी उस पर एक मॉडल बना रही थी। वो 100 साल बाद के वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इमेजिन कर रहे हैं कुछ समय की दुनिया कैसी होगी। वो आज ही दिखाने की कोशिश करेंगे बच्चों को अपने डिज्नीलैंड में। उस प्रोजेक्ट का सीईओ बनाया गया था। कुछ तो रही होगी उसकी योग्यता, लेकिन इस कोविड के लॉकडाउन के समय में उसको एक ईमेल आ गया कि अब कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम उस प्रोजेक्ट को स्थगित करते हैं, हमको आपकी आवश्यकता नहीं। नौकरियां गई हैं। एकमात्र अपवाद भारत देश है जब इस पूरे कोरोना काल में ना किसी की नौकरी गई, ना किसी का वेतन कटा, ना किसी का वेतन रुका। और बल्कि उत्तर प्रदेश में तो, और इसके पहले अगर कहीं किसी विभाग में थोड़ी लेट लतीफी होती रही होगी, 10 तारीख को 15 तारीख को वेतन मिलता रहा होगा, तो इस कोरोना काल में जरूर पहली, दूसरी या तीसरी तारीख को वेतन मिला। और उसी दौर में 69,000 नौजवानों को, युवाओं को, युवतियों को नौकरी देना, ये पूरे देश में आश्चर्य का विषय बना। ये सब संभव हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी की जिज्ञासा, उनकी संकल्प शक्ति, और उस पूरे कोरोना काल में जिस तरह से बार बार देश की जनता के सामने आ करके उनके उत्साहवर्धन का काम किया। और हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता, लगातार 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग,
और उनका ये संकल्प कि अपने प्रदेश की जनता के जनजीवन को इस महामारी से प्रभावित नहीं होने देंगे। ये सब हम इसी बीच करते रहे। हम छुट्टी पर कभी नहीं थे। जब हम कह रहा हूं तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। जब हम कह रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री और हमारे अनुदेशक और अगर कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी विभाग में, तो सबको कह रहा हूं हमारा विभाग एक दिन भी छुट्टी पर नहीं था। और उसी का परिणाम ये रहा कि स्कूल खुलते ही मतलब टेक ऑफ की जरूरत नहीं पड़ी हमको। हम ऑलरेडी टेक ऑफ मोड में थे। स्कूल खुलते ही उड़ान भर रहे हैं और बड़ी तेजी से जो हमारा नुकसान हुआ था इस एक साल में, उसकी क्षतिपूर्ति हम कर रहे हैं। मैंने जहां बात छोड़ी थी कि समय कम मिला, 6 महीने इतना बड़ा विभाग है उत्तर प्रदेश का, बजट की दृष्टि से सबसे बड़ा विभाग। लोक निर्माण विभाग को लोग बहुत बड़ा विभाग समझते हैं, लेकिन हमारे उनके बजट में 25,000 करोड़ का 60,000 करोड़ का बेसिक शिक्षा का विभाग है और 35-36,000 करोड़ का लोक निर्माण विभाग। इतने बड़े विभाग को समझना, मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना और फिर आगे चलना ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे सुविधा ये थी, सरकार पहले से एक दिशा तय कर चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू हो चुका था। मिशन प्रेरणा लगभग तैयार थी, हमारे आते ही वो लॉन्च हुई। इसलिए हमको आसानी हुई क्योंकि बहुत सारी चीजों को केवल गति देनी थी, कुछ चीजें नया करना था, हम लोगों ने किया। यह एक साथ मिला होता थोड़ा, तो जिस तरह से हम फील्ड में उतरे थे, मेरी संकल्पना ये थी कि मैं एक स्कूल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। उसमें थोड़ी बाधा जरूर आई, लेकिन आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक जो दिशा तय की थी सरकार ने, एक जो विभाग में कार्य योजना बनाई थी प्रेरणा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत काम करने के लिए, विभाग को डिजिटाइज करने के लिए, शिक्षकों का प्रशिक्षण करने के लिए, छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, उन सब दिशा में आपने बड़ी तत्परता से काम। अब फिर समय कम है, अभी स्कूल खुला है, एक सरकार के पास 7-8 महीने का समय है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये व्यवस्थाएं हर दिन चलती हैं, इनमें एक निरंतरता होती है। फिर चुनाव होगा, फिर सरकार आएगी, लेकिन हमने जिस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, हमने उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे को जो परिस्थितियां उपलब्ध कराई है, जिस तरह का यूनिफॉर्म दिया है, जूते मोजे भी दिए हैं, और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के इतिहास में पहली बार जो फर्श पर टाइल्स दिया है, अच्छे दरवाजे खिड़कियां दी हैं, अच्छे क्लासरूम दिए हैं। 1194 स्कूल अभी ध्वस्त करके नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। 8,000 और स्कूलों के लिए हमने केंद्र सरकार से धन मांगा है। लगातार जो हम ये सब कोशिशें कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा के माध्यम से हमने शुरू किया, मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से, जिसको सबसे पिछड़ा हुआ विभाग, सबसे धीमी गति से चलने वाला विभाग, सबसे बदनाम विभाग, हर आदमी के टारगेट पर बेसिक शिक्षा विभाग, उसका शिक्षक, उसकी व्यवस्था होती थी, वह विभाग इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे मॉडर्न विभाग है। मानव संपदा पोर्टल पर जो हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे विभाग आकर हमारे विभाग से सीख कर पूछ कर जा रहे हैं कि पोर्टल को हम अपने डिपार्टमेंट में कैसे लागू करें। छुट्टी के एप्लीकेशन से लेकर तमाम सारे देयकों के भुगतान तक हम लोगों ने ऑनलाइन किया है। स्कूल में योगा का प्रोग्राम शुरू किया है, एसएमसी की रेगुलर मीटिंग शुरू की है। विश्वविद्यालयों में एलुमनाई एसोसिएशन बनते थे या इस तरह के संस्थानों में, लेकिन हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एलुमनाई एसोसिएशन का गठन हो रहा है, ताकि वो आए, जो लोग वहां से पढ़कर निकले हैं, हम भी किसी प्राइमरी स्कूल से पढ़कर निकले, हमारे बहुत सारे अधिकारी, बिजनेसमैन किसी न किसी प्राइमरी स्कूल से पढ़कर निकले हैं, वो आए, अपने स्कूल की स्थिति को देखें। और जैसे आज कुछ लोगों ने स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराई, किसी ने फर्नीचर दिया, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों की बिल्डिंगें बना दी, करोड़ों की। मैं जब करोड़ों की कह रहा हूं तो हमारे पास डेटा है उसका।
कहीं किसी ने 1.5 करोड़ की बिल्डिंग बनाकर दे दी, कहीं किसी ने 3 करोड़ की बिल्डिंग। बरेली में 7 स्कूल बन रहे हैं आपके सरकारी स्कूल, यहाँ करके फिर से एक बिल्डिंग की लागत 6 करोड़ रुपए। बड़े बड़े निजी इंटर कॉलेज इस तरह के नहीं होंगे जैसे बन रहे हैं। जब बनकर तैयार हो गया, हमने अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन करने का, वो दृश्य पूरे प्रदेश को दिखाएंगे। दिल्ली वाले भी देखेंगे, जो जब चाहते हैं फ्लाइट पकड़कर लखनऊ आ जाते हैं और अपने 1000 स्कूलों की व्यवस्था से हमारे 1,59,000 स्कूलों की व्यवस्था की तुलना बहुत करते हैं। तो देश की राजधानी के स्कूल उनको मिले थे, तो उन्होंने जो किया है उसका ढिढोरा पीट रहे यहाँ आते हैं। हम लोगों को 2017 के पहले जो स्कूल मिले थे, मैं किसी खराब शब्द का प्रयोग अपने स्कूल के लिए नहीं करना चाहता, लेकिन उनका चेहरा बहुत विद्रूप था। बिल्डिंग बैठने लायक तो बात छोड़ दीजिए, देखने लायक नहीं होती। और इसीलिए हमारे नौजवान अच्छे परिवारों से, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान कोई भी प्राइमरी में टीचर बनना नहीं चाहता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2017 से पहले, 2018-19 से पहले अभी जो भर्तियां हुई हैं, इसके पहले के जो टीचर थे उनमें से कम लोग थे जो अपने पैशन के कारण, अपने शौक के कारण प्राइमरी में टीचर बनते थे। अधिकांश सोचते थे कहीं और कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो प्राइमरी की नौकरी ही सही, क्योंकि उनका मन नहीं करता था वो स्कूल में जाना। वो सोचते थे मुझे यहीं बैठना है, यहीं पढ़ना है, इतनी पढ़ाई लिखाई हमने इसीलिए की थी। लेकिन आज तस्वीर बदली है। आज मुझे प्रसन्नता होती है जब किसी प्रदेश का कोई शिक्षा मंत्री, जो प्राय भारतीय लोकतंत्र की परंपरा में इस तरह की परिपाटी नहीं है कि किसी प्रदेश का कोई मंत्री किसी दूसरे प्रदेश में जाए और उस विभाग के का निरीक्षण करे और अपनी रिपोर्ट मीडिया में प्रस्तुत करे, ऐसा होता नहीं है कहीं। लेकिन मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पास मीडिया के लोग आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ बोलेंगे। मैंने कहा मैं क्या बोलूं। 58,631 विद्यालय हमारे, हमने कई स्कूलों को कंपोजिट बना दिया है, तो भी 1,35,000 कैंपस हमारे पास, 6 लाख टीचर हमारे पास, 1,80,00,000 बच्चे हमारे पास है। कितना भी आंकड़ा अशुद्ध होगा तो 1.5 करोड़ कम से कम होंगे बच्चे हमारे पास है। हर गांव में 58,600 से अधिक गांव में, और एक गांव में तो बड़ी ग्राम पंचायतों में 3-3, 4-4 स्कूल हमारे हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को लेकर हम चल रहे हैं। तो जिस प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर यह हाल ही में केवल कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों की बात कर रहा हूं, तो जहां कुल मिलाकर 1 से 12 तक के 1,000 स्कूल हैं, अकेले हमारे दिनेश कुमार उसके कई गुना स्कूलों का संचालन करते हैं, तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। और देश की राजधानी जहां सारे संसाधन है, पूरे देश की नजर है, केंद्र सरकार भी हमेशा एक विशेष दृष्टि राजधानी पर रखती है। कितनी कंपनियां हैं, कितना CSR फंड है, उसकी तुलना में जिन परिस्थितियों में हम रहे हैं और जो हमको विरासत में मिला था, इसकी कौन सी तुलना। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब कभी बोलूंगा तो दिल्ली जाकर बोलूंगा, वहीं उनके बीच जाकर के उनको बताऊंगा हमको क्या मिला था, हमारे लिए हमारे शिक्षकों अधिकारियों के बल पर हमने क्या किया है। लेकिन काम होते होते ट्विटर पर, फेसबुक पर झड़ी लग गई जब हमारे टीचर्स ने अपने अपने स्कूलों की तस्वीर पोस्ट की, हमको टैग करते थे और कहते थे सर हमारा स्कूल दिखा दीजिए उनको, हमारा स्कूल दिखा दीजिए उनको। ये जो जज्बा पैदा हुआ है, इसके लिए मैं अपने विभाग को बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। बहुत सारे दृष्टांत हमारे देश में इसके हैं। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका न गए होते, अगर जामुन ने उनको उनकी शक्ति का एहसास न कराया होता। तो मैं तो इतनी सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, मैं उन्हें भी आभार प्रकट करता हूँ कि वह हमारे शिक्षकों के लिए जामुन बनकर लखनऊ आए और उन्होंने उनकी ताकत का उनको एहसास करा दिया। अब जब भी कभी वो लखनऊ आएंगे या उत्तर आएंगे तो उनको इस दृश्य दिखेगा। ये सब बदलाव जो आया है, ये कोई सरकार नहीं कर सकती है। इस तरह के बदलाव तभी आते हैं जब हर स्टेक होल्डर, हर घटक अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे छोटे बच्चों से लेकर उनके अभिभावक
हमारे अध्यापक, हमारे हर स्तर के अधिकारी बेसिक शिक्षा के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है, जो धारणा है, जो परसेप्शन है, वो बदले। मैं जब इस विभाग में आया था, मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा था आपकी क्या प्राथमिकता, तो मैं तो ठीक से प्राइमरी एजुकेशन को जानता हूं, क्योंकि मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आया। और जब मैं पढ़ने जाता था तो अपने घर से बैठने का बोरा भी लेकर जाता था, लकड़ी वाली तख्ती भी हाथ में टांग कर जाता था, ढंग का बैग भी नहीं होता था, घर में किसी पुराने कपड़े या किसी यूरिया की बोरा को काट कर बहन या मां जो झोला बना देती थी उसको लेकर जाता था। और जहां जाता था उस जगह को स्कूल कहते थे, लेकिन वहां कोई बिल्डिंग नहीं थी। ये होता था कि ये जो प्लाट है जहां खंडहर दिखाई देता है, यहाँ पे स्कूल हुआ करता था। किसी स्कूल में एक टीचर होते थे, किसी में वो भी नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्र का विधायक ने अपने क्षेत्र में जाता था, उसके जिस भी गांव में जाता था पहले उस स्कूल में जरूर जाता, बच्चों से मिलने, वहां की स्थिति देखी। इसलिए कमोबेश उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा की परिस्थिति से परिचित था, लेकिन इसके विभाग के संचालन की प्रक्रिया क्या है, संगठनात्मक ढांचा क्या है, आंतरिक समस्याएं क्या है, उससे परिचित नहीं था। लेकिन तब भी मैंने एक बात कही थी उस समय मीडिया के लोगों के सामने कि मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया है उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की कायाकल्प करने का, वह मिशन पूरा हो और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों, विशेषकर बेसिक शिक्षा के स्कूलों के बारे में स्वयं हमारे प्रदेश के लोगों की, दूसरे प्रदेश के लोगों की जो धारणा है, जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन बदले। और मैं अपनी सफलता इसलिए समझूंगा अगर यह कार्यकाल पूरा होने के बाद ये जो मां बैठी है यहाँ, एक बच्चे की नानी, इसके मुंह से जब निकलेगा कि सरकारी स्कूलों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, वही हमारे प्रयासों की सार्थकता होगी, वही हमारे संतोष को पूरा करेगा। और आज मुझे विश्वास है कि प्रदेश के जिस भी कोने में जाता हूं या जो भी मिलने आता है वो ये कहता है, पूर्णता कभी नहीं आती है, पूर्णता तो अनंत होती है। जहां पूर्णता आ जाती है वहां प्रगति रुक जाती है, पूर्णता कभी आनी भी नहीं चाहिए। हमारा जो साध्य है वो हमेशा ऊंचा उठता रहना चाहिए, आकाश की ऊंचाइयों तक हमारा लक्ष्य बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कभी नहीं कहता हूं, मैं कहूंगा भी नहीं कि हमने कुछ कर लिया, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम आश्चर्यजनक है, ऐतिहासिक है, अद्भुत है और लोगों को सुकून पहुंचाने वाला है। आज परिस्थिति यह है कि हमारे कई सारे स्कूलों में नो एडमिशन के बोर्ड लगे हैं, अब हमारे स्कूल में जगह नहीं है। हमारे कई सारे स्कूलों में जिस स्कूल को मैंने अपने एक बार में गोद लिया है, अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत नहीं कर पाया, तब भी वहां एडमिशन के लिए मेरे पास सिफारिश आती है कि भैया आप गोद लिए हैं, आप क्या देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। मैंने कम से कम ये कल्पना नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के किसी स्कूल में एडमिशन के लिए कभी किसी मंत्री को सिफारिश करें, सोचा नहीं। ये सब हो पाया है आप सबके परिश्रम के कारण। और एक बात अंत में मैं बार बार अपने शिक्षकों से कहता हूं और एक विशेषाधिकार का उपयोग हमेशा करता हूं कि जब शिक्षकों से कुछ कहता हूं तो उस समय मंत्री नहीं रहता हूं, शिक्षक के रूप में कहता हूं, इसलिए कि किसी बात को अन्यथा मत लेंगे आप यही मानकर सुनेंगे कि हमारे ही बीच के एक शिक्षक ने बातें कही हैं। आज भी चाहे जितनी विकृतियां आई हैं, पूरे समाज में नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है, आज पूरी व्यवस्था में अर्थ हावी हुआ है, भाग दौड़ बढ़ी है, व्यस्तता बढ़ी है, परिवार टूटे हैं, न्यूक्लियर फैमिली का दौर आया है, ये सब हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आज के 100 साल, 1000 साल, 5000 साल पहले भी समाज में सर्वोच्च सम्मान ऋषियों, महर्षियों और संतों के बाद गृहस्थ जीवन में सर्वोच्च सम्मान अगर किसी को मिलता था तो वो शिक्षक को मिलता था।
और आज भी इन वर्गों के बाद सर्वोच्च सम्मान अगर किसी को मिलता है तो शिक्षक को ही मिलता है। भले ही लोग किसी शिक्षक की आलोचना करते हो, आजकल टीचर पढ़ाते नहीं, समय से आते नहीं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन जब वो कहीं बैठे होते हैं और एक अध्यापक वहां पहुंचता है तो ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति भी बरबस से उठकर खड़ा हो जाता है। ये सम्मान उसके हृदय में आज भी है। इसलिए हमारी प्रतिष्ठा हमारे हाथ में है। और देश और दुनिया के जितने प्रख्यात शिक्षकों की कहानियां आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, या स्वयं अपने जिन शिक्षकों का आदर करते होंगे, जिनसे आपने पढ़ा है, वो कैसा बोलते थे, कितना डांटते थे, कितना मारते थे, ये मायने नहीं रखता है। वो एक शिक्षक के रूप में कैसा व्यवहार करते थे, वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कितना समय से आते थे, वो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाते थे, वो हमारे व्यक्तित्व के विकास की कितनी चिंता करते थे, याद बस वही रहता है और उसी नाते हम उनका आदर करते हैं। इसलिए सब हमारे हाथ में। आज हम अच्छा वेतन पाते हैं, आज बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अधिकांश लोग पति दोनों हमारे विभाग के शिक्षक हैं। कोई आर्थिक संकट किसी के सामने नहीं है, लेकिन आदर इन सब से नहीं मिले। आप स्कूल कार से जाते हो या साइकिल से जाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना स्कूल कैसे चलाते हो, आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हो। और एक दिन मैंने एक तस्वीर पोस्ट की थी, फेसबुक वीडियो, फेसबुक पर भी और ट्विटर पर। एक टीचर हमारा जब ट्रांसफर हो रहा था उस स्कूल से, तो पूरा गांव रोते हुए विदा कर रहा था। और मैं जानना कैसे, मुझे वहां से टेलीफोन आया और एक ऐसी ही कोई माँ ही रही होगी, इतने आक्रोश में मुझे फोन किया। उसको नहीं पता था कि इन्होंने अपनी स्वेच्छा से ट्रांसफर लिया है। उन्होंने कहा कि कैसे मंत्री हैं आप, जो टीचर इतना अच्छा पढ़ाता था उसका आपने ट्रांसफर कर